हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में जो भी इकोनॉमी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको आज के सेशन में हम समझेंगे। स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर प्रारंभ बैच। देखिए, जो हमारा 2024 का फाउंडेशन कोर्स बैच है प्रारंभ, वो हमने काफ़ी फेज वाइज मैनर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी है ताकि आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट होकर काफ़ी एडवांस लेवल तक लेके जाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो, फेज़ 1 के अंदर आपका फाउंडेशन कोर्स हो गया, फिर फेज़ 2 के अंदर एडवांस फाउंडेशन, एंड इसी तरह से डिफरेंट फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएँ। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स कवर कर जाते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके भी हमसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज रिगार्ड्स टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखो, लास्ट वीक भी हमने थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जाना था, मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ना हर साल एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? डावोस डायलॉग। दरअसल में है क्या, स्विट्जरलैंड के अंदर एक जगह है डावोस के नाम से, तो वहां पर हर साल एनुअल मीटिंग होती है। अभी ये जो मीटिंग है ना, ये जो पिछले अभी आई थिंक 20 तारीख थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को खत्म हुई है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं, ठीक है ना। तो एक बार हम क्विकली उनको समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो डावोस इवेंट है उसमें क्या क्या बातें करी गई हैं। जैसे आप नोटिस कर सकते हो कि आईएमएफ के जो एमडी हैं, ठीक है, उन्होंने भी बात करी है कि किस तरह से आपस में कंट्रीज कोलैबोरेट कर सकती हैं, इकोनॉमीज आने वाले टाइम के अंदर क्या वर्क कर सकती हैं, क्या रिसेशन का खतरा है नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कशन हुई हैं, तो इनको समझेंगे। जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ रिगार्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1971 के अंदर, और एक तरह की क्या है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। कोई आपको बोले ना कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन है, ठीक है। गवर्नमेंट्स भी होती हैं, मतलब अलग अलग बिजनेस लीडर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ आपको इंडस्ट्री से लोग देखने को मिल जाएंगे, कुछ बॉलीवुड से देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो एक तरह से पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल, बाकी सभी लीडर यहाँ पर आपस में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यही डावोस डायलॉग होता है जो हर साल इसकी मीटिंग होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हेडक्वार्टर इसके डावोस में नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है जिनेवा के अंदर, दैट इज स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। फॉर्मेशन हुई थी 1971 के अंदर क्लॉस शॉप के द्वारा, ठीक है। इसकी एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है, आपस में डिसीजन मेकर साथ में आए, आपस में कोलैबोरेट करें, डिस्कशन करें। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आओ इस साल का क्या हुआ। देखो, इस साल ना इन्होंने डिस्कशन करी कि जो दुनिया है काफी ज्यादा क्रिटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक चीज लिखी है, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये और कुछ नहीं, दरअसल में इस साल की थीम ही है, ठीक है। तो डिस्कशन इसी के ऊपर रही है कि दुनिया बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है, इसके अंदर हम कॉपरेशन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक इनका फोकस रहा यहाँ के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं, क्या चीजें गलत हो गई हैं पिछले सालों के अंदर जब कोविड-19 था स्पेशली, उसको कैसे ठीक करना है। जो रिसेशन का हमें खतरा देखने को मिल रहा था, कि अभी भी उतना ही है? नहीं, यहाँ पर बात करी गई है कि रिसेशन को हम थोड़ा पीछे छोड़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इन्फ्लेशन को भी धीरे धीरे कंट्रीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, एंड कुछ हद तक यहाँ पर सक्सेस भी हमें देखने को मिली है। ऑल्दो कंप्लीट सक्सेस नहीं है, बट कुछ सक्सेस यहाँ पे देखने को मिली है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ना क्लाइमेट की भी डिस्कशन हुई है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बता देता हूँ। पहले इकोनॉमिक फ्रंट पे आते हैं। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्होंने बात करी है कि अब हम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग। मैंने आपके साथ भी एक बार पहले रिसेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन किया था ना, तो वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर बिजनेस लीडर्स है वो ये मानते हैं कि रिसेशन शायद अब हम नहीं फेस करेंगे। यूएस एंड यूरोप प्रोबेबली इस स्टेज रिसेशन से थोड़ा हट चुके हैं, अब शायद ना आए। क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन एक मेजर खतरा था, अभी भी खतरा है, पर इन्फ्लेशन में पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज है। चाहे आप यहाँ पे बात कर लीजिए, आई मीन जो फेड के चेयरमैन हैं उनकी बात कर लीजिए, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं उनकी बात कर लीजिए, उन सबका लगभग यही मानना था, ठीक है ना, कि कैसे हम इस चीज को टैकल कर पाएंगे। एंड द सिचुएशन लुक्स बेटर देन व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कुछ टाइम पहले। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पे इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा देखो, चाइना के अंदर आप जानते हो जीरो कोविड पॉलिसी थी, कि एक तरह से ना सबको बंद करके रखा हुआ था कि कोई भी केसेस ना हो। धीरे धीरे जहाँ उनके जो हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग जी, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसको रिलैक्स करने की बात करी है। एंड इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से हमें चाइना से भी एक पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिला है। अब देखो, चाइना में कोई चीज अगर मान लो खराब चल रही है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होता है, क्योंकि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। पर चाइना ओपन करेगा तो उसकी वजह से कुछ चीजें हमें बेहतर होती हुई देखने को मिल जाएंगी।
जो सप्लाई चेन के रिगार्डिंग इश्यूज थे ना वो भी थोड़े हम ठीक कर पाएंगे। पर इसके साथ ही देखो चाइना में अगर एक पॉजिटिव आउटलुक भी आया है तो एक नेगेटिव आउटलुक भी है। नेगेटिव आउटलुक क्या है कि जैसे जैसे चाइना की इकोनॉमी अब ओपन अप हो रही है या चाइना इन जनरल कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी से दूर जा रहा है, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमारी एनर्जी कंजम्पशन पे भी आ सकता है, क्योंकि चीजें ओपन होगी तो एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उससे जो एनर्जी के प्राइसेस है ना वो हमें बढ़ने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो मीटिंग्स हैं उनमें ये डिस्कशन किया गया। पर सेंट्रल बैंक जितने भी थे अभी भी उन्होंने यही बात करी है कि हाँ हमने थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल जरूर किया है, पर अभी भी इन्फ्लेशन को और कंट्रोल करना बाकी है। तो डेफिनेटली अभी और काम करना भी हमारे लिए जरूरत बन जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें नोटिस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक डिस्कशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग यूक्रेन। आप जानते हो रशिया यूक्रेन क्राइसिस काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज थी उन्होंने ये कमिट किया कि हम अभी भी जो स्पेशली मैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये कमिट किया कि हम आज के टाइम पर भी काफी मिलिट्री एड दे रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर भी हम मिलिट्री एड देते रहेंगे, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो अपने मेंस के इंटरनेशनल रिलेशन वाले आंसर्स के अंदर भी कोट कर सकते हो। इसके अलावा एक डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग फाइनेंशियल एड। ये किसके बारे में था, देखो जो वहाँ के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की जी, तो उन्होंने एक वीडियो एड्रेस दिया। उस पर्टिकुलर वीडियो एड्रेस में उन्होंने ये बात करी कि एक तरह से हमें अब युद्ध के बाद अपनी कंट्री को वापस से रीबिल्ड करना है। तो यहाँ पर दे एक्सपेक्टेड कि बहुत सारी कंट्री सामने आएंगी एंड दे विल बी गिविंग अस द फाइनेंशियल एड, ऐसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का मानना था। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन के ऊपर भी काफी सारी चीजें हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो कि एक गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन। अब ये क्या है, ये एक तरह का ना ग्लोबल इनिशिएटिव है। क्यों, ताकि देखो बहुत सारे नए नए जो किस तरह से जो हमारा नेचर का लॉस है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम फंड कैसे लेके आ पाए। तो ऐसा माना गया कि नियरली हमें $3 ट्रिलियन ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है। जो ये सारे इश्यूज है ना कि अच्छा नेट जीरो को अचीव करना है, नेचर लॉस को रिवर्स करना है या फिर बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना है 2050 के लिए, तो $3 ट्रिलियन का हमारे पास टोटल फाइनेंसिंग होनी चाहिए। उसके लिए एक तरह से ना इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन, ताकि आपस में फंडिंग हो पाए। करंटली जो पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, या फिर जो अलग अलग तरह के कुछ फिलान्थ्रोपिक जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप देखते हो ना कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स, इस तरह की चीजें आपस में साथ में आ पाए, आपस में जो ग्रीन एनर्जी या फिर और जो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए जो चीजें चाहिए उनके लिए फंड्स को कैसे अनलॉक करना है, उसके लिए आप GAEA गिविंग टू एम्पलीफाई अर्थ एक्शन को अपने मेंस के आंसर में डेफिनेटली कोट कर सकते हो। इसके अलावा देखो यहाँ पर आप नोटिस भी कर सकते हो, ठीक है, ये ग्रेटा थनबर्ग है, ठीक है। तो इनके द्वारा और साथ ही साथ कुछ और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कहा। यहाँ पर इन्होंने बात करी कि हमारे पास कोई प्लेनेट बी तो है नहीं, हमारे पास सिर्फ प्लेनेट ए ही है, तो देयर इज नो प्लेनेट बी। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स हैव टू गो। इस तरह का कैंपेन इनके द्वारा, इस तरह के स्लोगन यहाँ पे रेस करेंगे ताकि इंश्योर किया जा पाए कि इन्वायरमेंट और के लिए हम अच्छा काम करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने ये बात करी कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनना चाहिए फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज की, ठीक है ना। इन्होंने इस बात का इशू लेकर आए। दरअसल में देखो है क्या, अगर पाकिस्तान का अगर आप नोटिस करोगे तो फ्लड्स वगैरह बहुत सारे आए, उसके उनके इकोनॉमी को बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। अब आने वाले टाइम के अंदर क्या है, आने वाले टाइम के अंदर आप चाहे बात कर लो सी लेवल्स की बात कर लो तो वो बहुत राइज हो रहा है। हीट वेव्स जो होंगी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लंबे लंबे टाइम तक रहेंगी। डिजर्टिफिकेशन हो गया, एसिडिफिकेशन हो गया, इस तरह के बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। तो जो लॉस एंड डैमेज फंड है ना, उसका एम क्या होगा, उसका एम होगा इस तरह की जो कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपैक्टेड है या फिर जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है, उनको कुछ तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी ताकि वो इस पर्टिकुलर चीजों से ओवरकम कर पाए, ठीक है। तो ये है लॉस एंड डैमेज फंड और पाकिस्तान ने इसका यहाँ पर इशू यहाँ पे रेस किया है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे जो यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, ये तेलंगाना की बात है, तो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, उनके द्वारा भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे देखे गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से फ्यूचर एपिडेमिक्स हो गया, तो तेलंगाना के अंदर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात करी है। इसके अलावा एक और मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र के केस में ना एक मित्रा करके है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है, मित्रा करके है महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने बहुत सारे उनके साथ एक तरह की पार्टनरशिप साइन करी
कि आने वाले टाइम के अंदर महाराष्ट्र को कैसे हम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कि किस डायरेक्शन में इनके अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जाना है, तो महाराष्ट्र ने भी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स को साइन किया है। तो ये सारी चीजें थी जो इस बार के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग हमें जाननी थी। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज है, दैट इज कि देखो मैंने अभी आपको ना क्लॉस श्वाब के बारे में बताया था, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली इसको फाउंड किया है या फिर जिन्होंने मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। इन्होंने इंडिया की तारीफ करी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर है ना, इन्होंने इंडिया की तारीफ करी है। क्यों तारीफ करी है? क्योंकि इन्होंने माना है कि देखो जो हमारे पास कोविड-19 पेंडेमिक आया ना, उसके बाद इंडिया ने एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जो रिकवरी थी इंडिया की काफी तेजी से रही है। इसके साथ ही इन्होंने बात करी है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनकी लीडरशिप के अंदर, बहुत अच्छा इंडिया ने काम किया है। इसके साथ ही इन्होंने बात करी G20 के रिगार्डिंग भी, जो क्लॉस श्वाब है ना, इन्होंने बात करी G20 के रिगार्डिंग भी, और बात करी कि इंडिया के पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि G20 के थ्रू हम जो एक तरह से कह लीजिए ग्लोबल साउथ की बात कर लीजिए, ये सारी बातें हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या उनकी बातों को हम आगे लेकर आ सकते हैं, और इसके लिए इंडिया की एक अच्छी खासी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ये सारे मुद्दे थे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर समिट के अंदर हुए। आई होप आपको सारे के सारे मुद्दे, चाहे वो क्लाइमेट के रिगार्डिंग हो, यूक्रेन के रिगार्डिंग हो, इकोनॉमी के रिगार्डिंग हो, इंडिया के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके रिगार्डिंग हो, वो सारे समझ आगे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे चीजों को, तो कहीं ना कहीं मेंस में ना अच्छे मार्क्स लाने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा बढ़ जाती है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो क्या है AT1 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स एंड द केस अगेंस्ट यस बैंक। ये 2-3 दिन से ना काफी मुद्दा चल रहा है। दरअसल में अभी हुआ पता क्या है, जो बॉम्बे का हाई कोर्ट है, ठीक है ना, उन्होंने ये 81 को इन्होंने क्वैश किया था, तो उसको मतलब बेसिकली जो 81 को राइट ऑफ किया था, उस पर्टिकुलर चीज को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो समझने की कोशिश करना पहले तो। देखो एक मैंने ना आपको कई बार बॉन्ड्स के बारे में समझाया हुआ है कि बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, पर जिनको नहीं पता जस्ट 1 मिनट में क्विकली समराइज कर देता हूँ। एक ना जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, अब कंपनी को भैया पैसा चाहिए, तो पैसा एक तो हो सकता है कि वो अपनी हिस्सेदारी, अपने शेयर्स किसी को दे दे, या फिर एक तरीका हो सकता है कि वो बॉन्ड रेज करे। ठीक है सर, बॉन्ड रेज किए जा सकते हैं, बिल्कुल। तो बॉन्ड ना एक तरह का कागज ही है। जैसे मान लो ये कंपनी ने ना, मैं हूँ ये पर्सन हूँ मैं, ठीक है, या फिर अमित मान लेते हैं इसको, ये पर्सन है, ये है कंपनी, और ये है सामने अमित। अब कंपनी को चाहिए पैसा, और अमित क्या करना चाहता है, अमित इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर इस कंपनी के कुछ पैसा डालना चाहता है। अब होगा क्या, ये कंपनी ना इसको एक कागज का टुकड़ा दे देगी, और बदले में अमित क्या करेगा, इस कंपनी को मान लो 10,000 रुपए दे देगा। ठीक है सर, तो कागज का टुकड़े में लिखा क्या होगा, कागज के टुकड़े में ना जनरली 3 चीजें लिखी होती हैं। एक होता है इस कागज की वैल्यू, फेस वैल्यू इसको बोलते हैं, मान लो उस पर लिखा है 10,000, क्योंकि 10,000 दे रहा है ना। इसके अलावा इसके ऊपर लिखा होता है टाइम, मान लो टाइम लिखा है 3 साल, और एक लिखा होता है रेट, मान लो है 4%। इस तरह से होगा। तो होगा क्या, ये कंपनी ये कागज का टुकड़ा किसको दे देंगी, अमित को, और अमित बदले में क्या दे देगा, 10,000। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि आज के दिन पे अमित की जेब से गए कितने, 10,000 रुपए गए। ठीक है, अब 1 साल के बाद पता क्या होगा, 1 साल के बाद होगा क्या, ये 10,000 रुपए का 4%, वो कितना होता है सर, ठीक है, 10,000 रुपए का 4%, ये हो गया 400 रुपए। ठीक है, तो 400 रुपए किसको मिल जाएंगे, अमित को मिल जाएंगे 1 साल के बाद। फिर सर दूसरे साल के बाद क्या होगा, दूसरे साल के बाद भी सेम चीज सर, 400 रुपए वापस से अमित को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सर तीसरे साल के बाद क्या होगा, तीसरे साल के बाद फिर से 400 रुपए अमित को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब 3 साल का देखो हमारे पास टाइम था, 3 साल खत्म हो गए। अब 3 साल के बाद क्या होगा, ये 10,000 रुपया अमित ने कंपनी के अंदर डाला था, ये 10,000 रुपए इसको वापस मिल जाएंगे। इस तरह से बॉन्ड काम करता है, यानी कि आज के दिन जितनी भी फेस वैल्यू है, आपने यहाँ पे डाला पैसा, फिर 10,000 का 4% 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद मिल गया, पर इसका टाइम ही 3 साल था, तो जितना भी पैसा उसने डाला था वो उसको पूरा का पूरा रिटर्न मिलेगा, जो भी उसकी फेस वैल्यू थी। इस तरह से काम करते हैं बॉन्ड। ध्यान देना, बॉन्ड क्या है, एक तरह का कर्ज है, ठीक है, डेट दिया हुआ है अमित ने एक तरह से कंपनी को। ऐसा नहीं कि इसके शेयर खरीदे हैं, नहीं, हिस्सेदारी नहीं खरीदी, एक तरह का डेट लिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है बॉन्ड। तो नॉर्मली देखो यही चीज होती है। पर जब हम बात करते हैं जो 81 बॉन्ड्स, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, इनका मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। अब ऐसा क्यों है सर, इसका मैं समझाता हूँ। देखो कि ऐसा एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड क्या है, मैं समझाता हूँ 1 मिनट पहले। उससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको CAR के बारे में बता दूं, इसके ऊपर वापस आऊंगा ATR के 81 बॉन्ड्स के ऊपर, पर पहले CAR समझ लो। दरअसल में होता क्या है ना, कि जैसे मान लो एक बैंक है हमारे पास, ठीक है, बैंक्स की बात होगी। अब बैंक को भी तो देखो पैसा चाहिए होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो बैंक्स पता क्या करते हैं, बैंक्स को ना, बैंक्स के लिए कुछ नॉर्म्स डिफाइंड है। जैसे आपने बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। अब बेसल नॉर्म्स देखो, आप एक नोटिस करो, एक बैंक है, बैंक किसी को मान लो लोन दे रहा है।
अब ऐसा भी तो हो सकता है ये धड़ल्ले से बहुत सारा लोन देता रहे देता रहे देता रहे, कल को इसके पास पैसे वापस ही ना आए, ठीक है ना। पर इसके लिए इसको इसलिए क्या करना पड़ेगा, बैंक को हमें बचाना पड़ेगा ना, या फिर एक तरह से कह लो कि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए। तो उसके लिए रिक्वायर क्या होगा, इसके लिए रिक्वायर होगा कि बैंक ना अपनी जेब से भी कुछ पैसा लेकर आए। समझने की कोशिश करना, बैंक ऐसा भी तो कर सकता है कि मान लो किसी डिपॉजिटर से पैसा आ रहा है बहुत सारा, और वो बहुत सारा पैसा आगे किसी को लोन में देता जा रहा है। अब हो सकता है सामने वाला बंदा अच्छा ही ना, तो जिसको जो लोन पास ऑन कर रहा है वो अच्छा ही ना हो, तो उससे क्या होगा, ये बैंक डूब जाएगा। बैंक डूबेगा तो क्या होगा, जो वहां के मालिक थे वो तो निकल जाएंगे कैसे ना कैसे करके, पर दिक्कत किसको आएगी, दिक्कत आएगी मेरे और आपके जैसे लोगों को। तो यहाँ पर ना बैंकों की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या करी जाती है, वो चीज करी जाती है कि बैंक अपनी जेब से भी कुछ पैसा लेकर आए। बेसिकली बैंक का मतलब जो बैंक की जो मैनेजमेंट है वो भी अपनी जेब से कुछ पैसा लेकर आए और बैंक के अंदर उस पैसे को डाले। तो इसी को बोलते हैं कि कैपिटल होनी चाहिए बैंक को, ठीक है, बैंक के पास अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो जो लोग बैंक को रिस्पॉन्सिबल हैं, जो लोग बैंक की मैनेजमेंट में है, टॉप मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने भी कुछ पैसा डाला हो। इसी को क्या बोल देते हैं, एक तरह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक होते हैं नीचे हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट्स। आप जानते हो बैंक किसी को लोन देता है ना, तो लोन को ही हम क्या बोलते हैं, एसेट, क्योंकि वहीं से पैसा कमाएगा। उसके साथ हम कुछ रिस्क असाइन कर देते हैं, किसी को हो सकता है ज्यादा रिस्क हो, ठीक है ना, किसी को पैसे देने के ऊपर ज्यादा रिस्क हो, किसी को कम हो, तो उस बेसिस के ऊपर हम रिस्क वेटेड एसेट डिफाइन कर लेते हैं। ऊपर यहाँ पे होती है हमारी कैपिटल। कहने का पॉइंट क्या है, जितनी ज्यादा कैपिटल ज्यादा होगी, जितना ज्यादा पैसा मालिक खुद लेकर आएगा, उतना ही अच्छा होगा ना कहीं कि बैंक की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो हमारा बेसल नॉर्म्स हैं वो कहते हैं कि कम से कम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% तो होना ही होना चाहिए। पर जो हमारा आरबीआई है वो थोड़ा इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट लगता है और कोशिश करी जाती है कि ये 9% से ज्यादा हो। तो इसी के लिए ना अब बैंकों को क्या होगा, बैंक क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे, तो एसेट ज्यादा होंगे, पर एसेट ज्यादा होने के साथ साथ उनको क्या करना होगा, कैपिटल भी तो ज्यादा लेके आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बैंकों को ना ये चीज मेंटेन करनी पड़ती है कि 9% से ज्यादा हो। अब इस मेंटेन करने के लिए या तो अपनी जेब से ज्यादा पैसा ले आओ, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से पैसा लो जो कि एक तरह से ना आपके अंदर ही इन्वेस्ट करें, आपकी कैपिटल के अंदर ही इन्वेस्ट करें। और इसी जगह पे नाम क्या आ जाता है, 81 बॉन्ड्स। ध्यान रखना, इनका नाम बॉन्ड्स है, पर ये बॉन्ड की तरह ज्यादा काम नहीं करते, इनका काम थोड़ा इक्विटी साइड पे ज्यादा है। मैं समझाता हूँ, थोड़ा थोड़ा ना मिक्सचर है दोनों का, समझने की कोशिश करना। पहली बात तो क्या है, 81 बॉन्ड्स क्या है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। और इनका क्या होता है, परपेचुअल टेन्योर, परपेचुअल मतलब इन्फिनिटी के लिए। समझने की कोशिश करना, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 3 साल का इनका टाइम होता है बॉन्ड का, पर यहाँ पर क्या है, परपेचुअल। परपेचुअल मतलब इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, इनका टाइम कितना है, इन्फिनिटी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बेसिकली इनका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं है, जैसे इस केस में 3 साल दिया था ना, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा होता। तो बॉन्ड कौन इश्यू करता है, बैंक, और इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। यहाँ पर जैसे 3 साल था, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता। तो एक तरह का ना यहाँ पे कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन का मीनिंग क्या है, अगर बैंक क्या चाहें, अगर बैंक इन बॉन्ड को वापस खरीदना चाहते हैं बैंक इन्वेस्टर से, तो वो कर सकते हैं। समझने की कोशिश करो, मान लो जैसे अमित ही है, अमित ने मान लो 10,000 रुपया डाल दिया ना आज के दिन पे, तो 1 साल बाद मान लो इसको 500 रुपया मिल गया, दूसरे साल के बाद 500 मिलता गया, तो इस तरह से इसको इन्फिनिटी टाइम तक इस तरह से मिलता रहेगा। पर बीच में अगर बैंक को लगे कि नहीं यार अब इसको वापस पैसे दे देते हैं 10,000, तो वैसा बैंक कर सकती है। तो एक तरह का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है। क्यों किया जाता है बैंक के द्वारा, ताकि वो अपने टीयर 1 कैपिटल को, ये देखा था ना अभी यहाँ पे, ये टीयर 1 कैपिटल ये ज्यादा चाहिए थी बैंक को कि ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो बेसल नॉर्म्स है उनको हम फॉलो कर पाए। तो टीयर 1 कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए बैंक्स इन पर्टिकुलर बॉन्ड को इशू करते हैं। एक ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं ना, जो 81 बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, दीज आर सबॉर्डिनेट टू ऑल अदर डेट। मीनिंग क्या है सर इसका, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि मान लो कल को बैंक दिवालिया हो गया, तो बैंक दिवालिया हो गया तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, तो स्टार्टिंग में ना जो इनके डेट जहां से ले रखा होगा बैंक ने उन सभी को देगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है, सारे मतलब करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, तब जाके इनको 81 बॉन्ड होल्डर जिन्होंने ये पैसा इन्वेस्ट किया था उनको मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो कि ये काफी सबॉर्डिनेट आते हैं, काफी नीचे आते हैं। अब बेसिकली पॉइंट क्या है कि कल को बैंक अगर फेल कर गया ना, बैंक फेल कर गया तो साथ ही साथ 81 बॉन्ड के अंदर जिन्होंने पैसा डाला था, हो सकता है उनको पैसा वापस ना मिले। इस तरह से 81 बॉन्ड्स होते हैं। तो कहने का पॉइंट क्या है, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स काफी ज्यादा रिस्की देखने को मिल जाते हैं। अभी देखो क्या हुआ था, जो येस बैंक था ना, तो येस बैंक ना 2020 में आपने जानते हो, ठीक है, काफी सिचुएशन खराब हो गई थी, कोलैप्स के अंदर था।
उस टाइम पर आरबीआई ने एक तरह की रोक लगा दी थी कि कोई यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकता। एक लिमिट थी बेसिकली, ऐसा रोक नहीं थी बट एक तरह की लिमिट थी। तो उस टाइम पर इन्होंने क्या बात करी, उस टाइम पर देखो आप जानते हो कि फिर बैंक को स्टेबिलिटी भी करनी थी, तो बैंक की स्टेबिलिटी के लिए ना आरबीआई ने क्या कर दिया था कि जो 81 बॉन्ड्स थे इनको राइट ऑफ कर दिया। मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका पैसा बिल्कुल जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है ना, या तो आपको पैसा बहुत अच्छा खासा मिलेगा, अगर बैंक अच्छा करेगा, नहीं अच्छा करेगा तो आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक ने यहाँ पर यही चीज करी थी। पर अभी क्या देखने को मिला है, अभी ये देखने को मिला है कि हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरबीआई के सेक्शन को क्वैश कर दिया कि राइट ऑफ नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लोगों को पैसा मिलेगा, जो इन्वेस्टर्स थे उनको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसका रीजन है, इसका रीजन पता क्या है कि देखो देखो दरअसल में ना सेबी ने एक प्रोब किया, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने ढूंढकर ये पाया कि जो 81 बॉन्ड्स थे ना, ये दरअसल में पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास थे, जो बहुत बड़े बड़े पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके पास थे। इन्होंने ये पास ऑन किसको कर दिए? इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। समझने की बात करना, इनको ना थोड़ा, जो बड़े बड़े लोग थे ना, इनको पहले से पता था कि जो येस बैंक है हो सकता है वो फेल करने वाला हो, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जानते हुए जो अपने पैसे थे वो थोप दिए किसके ऊपर? मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर। और जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब इसके बॉन्ड्स वगैरह खरीदे थे 81 बॉन्ड्स के, हमें बताया ही नहीं गया कि इतने बड़े रिस्क चल रहे हैं बैंक के अंदर, ठीक है ना। और इनको कैटेगराइज कैसे कर दिया? सुपर एफडी। सुपर एफडी का मतलब होता है एज सेफ एज एफडी, मतलब अगर आप इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा, ऐसा इन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को बोला गया था। और बोला गया क्या कि बहुत सेफ है, पर हुआ क्या, ये डूब गए। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, येस बैंक ने गड़बड़ी करी ना, तो येस बैंक की गड़बड़ी का इंपैक्ट किसके ऊपर आया? मेरे और आपके जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये सेबी ने ये चीज देख ली थी कि ऐसी गड़बड़ यहाँ पे येस बैंक के द्वारा करी गई है। फिर उसी को एक तरह से आधार बनाते हुए जो बॉम्बे हाई कोर्ट था उसने क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को क्वैश कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम इनको राइट ऑफ अभी नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा मुद्दा था। मेजर चीज हमें क्या पता होनी चाहिए? मेजर चीज हमें पता चाहिए 81 बॉन्ड्स के बारे में। ध्यान रखना, ये परपेचुअल टेन्योर है, अनसिक्योर्ड है, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कॉल ऑप्शन होता है कि बैंक इनको वापस बाय कर सकता है, और जो उनकी टियर 1 कैपिटल होती है उनको ये इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है। बाकी डेट के कंपैरिजन में ये सबऑर्डिनेट होता है। तो ये सारी चीजें थी रिगार्डिंग जो 81 बॉन्ड्स हमें पढ़नी थी। आई होप आपको ये वाला मुद्दा अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो रिलेट करता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। एक छोटी सी चीज, अगर देखो इको हो रही है तो प्लीज मुझे माफ करना, एक्चुअल में ना कहीं मैं अपनी, जहाँ पे मैं लोकेशन जहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ जनरली, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है तीसरा आर्टिकल, थोड़ा काम था मुझे इस वजह से। बट ठीक है, थोड़ा सा ये प्लीज मेरे साथ बियर कर लो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। अब देखो एमएफआईज का अभी एक रिसेंटली स्टडी हुई है, उसने बात करी है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एक लीडिंग रोल प्ले करेंगे किसके अंदर? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। और ये स्टडी किसके द्वारा है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके द्वारा ये स्टडी? पीडब्ल्यूसी के द्वारा। पीडब्ल्यूसी इस प्राइस वाटर कूपर, एक तरह की, आप लोगों ना शायद जानते होंगे, जो बिग 4 कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं। तो 4 बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं, आप जानते होंगे, डिलॉयट का एम्बेरश्योर आप सभी ने नाम सुना होगा, इसके अलावा ईवाई है, अर्नस्ट एंड यंग होती है, एक केपीएमजी है, और इसके अलावा चौथी कौन सी है? पीडब्ल्यूसी। तो जो प्राइस वाटर कूपर है पीडब्ल्यूसी, उसके द्वारा ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है। उन्होंने बात करी है कि एमएफआईज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर। ऐसा इन्होंने बोला है कि नियरली 6 करोड़ बोरोवर्स को इन्होंने मतलब लेंड करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम माइक्रो फाइनेंस के बारे में जानने की कोशिश करें तो देखो आजकल के टाइम पर, या वैसे भी इन जनरल आप बात करो, तो कोलेटरल फ्री लोन वगैरह मिलना काफी मुश्किल हो जाता है कि आपको कुछ ना कुछ गिरवी वापस में तो रखना ही पड़ता है। पर जो माइक्रो फाइनेंस लोन होते हैं, इनकी ना डेफिनेशन दी गई थी 2021-2022 के अंदर, मतलब एक डेढ़ साल ही हुआ है। तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन ने ना, अभी भी आपको, अगर आप गूगल पे जाओगे तो बहुत सारी जगह इन्फॉर्मेशन अपडेटेड नहीं है, पर जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर गूगल पे साथ आप देखोगे ना तो आप मुझे बोलोगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं पढ़ा रहा, गूगल के ऊपर कोई चीज अपडेटेड नहीं है, बट मैं जो बता रहा हूँ वो आरबीआई के हिसाब से बता रहा हूँ। तो माइक्रो फाइनेंस लोन वो होता है जो कोलेटरल फ्री लोन होता है, जो किसको दिया जाता है? किसी हाउस होल्ड को, जिस हाउस होल्ड की एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक होती है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख। पहले बहुत सारी चीजें कंडीशन अलग होती थी, पर आज के टाइम पर कंडीशन ये वाली है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का पॉइंट क्या है, जो लो इनकम पॉपुलेशन है उनको एक तरह की अलग अलग क्या दी जाए? फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब लोन है। लोन सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो लोन। पर लोन के अलावा माइक्रो सेविंग्स, ठीक है ना, माइक्रो इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी माइक्रो फाइनेंस के अंदर आ जाती हैं। तो माइक्रो फाइनेंस एक बड़ा टर्म है, उसमें एक हिस्सा है माइक्रो फाइनेंस लोन, ठीक है। अदरवाइज माइक्रो सेविंग, माइक्रो इंश्योरेंस,
इस तरह की अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तो होता क्या है, जिनके पास कोई बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं होती या फिर जिसको बात करते हैं ना हम, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, उन पर्टिकुलर लोगों को भी ये लोन दिया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो मैंने आज आईसीआईसीआई बैंक से लोन लिया हुआ है, तो और मैंने रिटर्न भी कर दिया, तो मेरी एक क्रेडिट हिस्ट्री हो जाएगी कि अच्छा हाँ, इस बंदे ने लोन लिया था, टाइम पे वापस भी कर देगा। तो अगले वाले के लिए बहुत आसान हो जाता है कि हाँ, इसकी इतनी इनकम है, इसके पेरेंट्स की इतनी इनकम है, इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, ये सारी चीजें। पर बहुत सारे लोगों के पास तो इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं ना होती, कोई मतलब जो स्पेशली जो लो और मिडिल इनकम, बेसिकली लो इनकम वाले जो लोग होते हैं, उनको ये चीजें पता नहीं होती, उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। तो उन तरह के लोगों के लिए आसानी से लोन मिल पाए, वहां पर माइक्रो फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एक मालेगांव कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, ये मालेगांव जी है, ठीक है। इन्होंने एक तरह से माइक्रो फाइनेंस को इंडिया में काफी लेजिटिमेट एसेट क्लास की तरह बनाने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। और इसका देखो फायदे क्या है, फायदे ये हैं कि बहुत सारी चीजों के अंदर आपको हेल्प करेगा, चाहे उसमें बात कर लो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर लो, क्योंकि आप खुद नोटिस करो ना, महिलाओं को इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उनको ये सारी चीजें मिलेंगी, तो ओवर द टाइम क्या कर पाएंगे, वो अपने आप को सशक्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो गया। और भी वैसे भी इन जनरल आप नोटिस करो, पॉवर्टी रिडक्शन की बात कर लीजिए, वल्नरेबल ग्रुप्स को आसानी से लोन मिल पाएगा, तो अपने आप को वो पैरों पे खड़ा कर पाएंगे, अपने स्टैंड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स, आई एम वेरी श्योर आप एमएफआईज के आप जानते होंगे। पर कई बार ना इनके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब सर इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज देखो क्या है, मैंने आपको बात करी ना, इनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, पता नहीं होता। तो कई बार ना ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, कि एक एमएफआई से लोन ले लिया, दूसरे से ले लिया। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो ये कोई कंपनी है, इस कंपनी को पता क्या लगता है कि ये बंदे को अगर मैं 10,000 का लोन दे दूंगा ना, तो मुझे ये रिटर्न कर देगा। पर हो सकता है ये बंदा भी बड़ा वो चालाक निकले, तो होता क्या है, इसने 10 कंपनी से 10,000 का लोन ले लिया। अब ये हम पता ही नहीं है कि अच्छा 10 कंपनी से लेके बैठा हुआ है, और ये 1 लाख रुपया तो लोन तो वापस नहीं कर पाएगा। तो ओवर इंडेटेडनेस का केस कई बार नोटिस करने को मिल जाता है। बाकी देखो यहाँ पे डिफॉल्ट वगैरह भी काफी ज्यादा होते हैं, तो ये भी एक कंसर्न है। बाकी रिपेमेंट जो होती है, ये जो 10,000 रुपया लोन पे लिया, ठीक है, इसको वापस नहीं करते, लेट रिपेमेंट होती है। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पर भी ना इनकी जो प्राइसिंग है या फिर जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है, नहीं, ये इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा ही होता है। ऊपर से ये जो एमएफआई इंस्टीट्यूशंस है, ये वाले जो है, ये इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, ये बैंकों के ऊपर डिपेंडेंट है, कि बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब लोग इनको पैसा देंगे। तो जितना ज्यादा इनका बैंक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस है फंडिंग के लिए। बाकी देखो, इन्होंने मान लो ये 10,000 रुपया दे भी दिया, इस एमएफआई इंस्टीट्यूशन ने 10,000 रुपया इस बंदे को दे भी दिया, तो क्या उसका गारंटी है कि 10,000 रुपया किसी अच्छी चीज के लिए यूज करेगा, नहीं है ना गारंटी। कल को ये भी तो हो सकता है कि 10,000 रुपया इसने अपनी बेटी की शादी में खर्च कर दिया, उससे क्या हुआ, क्या कोई इनकम जनरेट हुई, नहीं हुई, तो पैसे कभी वापस ही नहीं कर पाएगा, उससे क्या बनेंगे, एनपीए बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी कोविड-19 भी मतलब एक मेजर इंपैक्ट रहा है यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। बाकी देखो यहाँ पर ना हमें एक्चुअल में पता नहीं लगता, जैसे मैंने बात करी ना कि वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करेगा, वल्नरेबल ग्रुप्स हो गया, पावर्टी रिडक्शन हो गया, पर हमें एक्चुअल में प्रॉपर डेटा नहीं है जिससे पता लग पाए कि हाँ यहाँ पर इतने पैसे दिए थे, उसका ये इम्पैक्ट आया। बहुत मुश्किल है इसका एक्चुअल में कोरिलेशन ढूंढना, तो ये कंसर्न यहाँ पे बन जाता है। बाकी ऊपर से नोटिस करो कि हमारे पास ना जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। यहाँ पे छोटे किसानों को भी लोन दिया जाता है, यहाँ पे मजदूरों को भी दिया जाता है, जो वेंडर्स होते हैं बेसिकली, जैसे मान लो सब्जी बेचने वाला हो गया, तो इस तरह के लोग भी होते हैं। तो हर किसी की ना नीड्स अलग अलग है, तो नीड्स अलग अलग हिसाब होने की वजह से हम उनको कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखो यूपीएससी आई थिंक 2021 की बात है, वहां पर मेंस में क्वेश्चन भी आया था माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो आप तो बहुत सारे लोगों को ना इसके पॉजिटिव्स पता थे कि अच्छा माइक्रो फाइनेंस से हम ये चीजें कर सकते हैं, पर इश्यूज किसी को नहीं पता थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको भी पता होनी चाहिए। जब भी मेंस की बात होती है ना, स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर चीज के बस पॉजिटिव्स ही लिख दिए या फिर हर चीज के नेगेटिव्स ही लिख दिए। एक बैलेंस जजमेंट चाहिए, तो दोनों साइड पता होनी चाहिए। अक्सर लोग ये इश्यूज वगैरह चीजों को भूल जाते हैं, पर आपको नहीं भूलने हैं, ठीक है जी। तो ये था तीसरा मुद्दा जो हमें डिस्कस करना था। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मैंने आपको पिछले हफ्ते दिए थे। एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग ट्रांसफर प्राइसिंग। अब देखो ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। मान लो जैसे कोई कंपनी है ना, इस कंपनी की हो सकता है बहुत सारी सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनीज होंगी आगे, ठीक है, इसी की जो सब्सिडरीज होती हैं। अब ये हो सकता है कि सब्सिडरी 1 है, एक है कोई सब्सिडरी 2। अब ऐसा हो सकता है कि सब्सिडरी 1 किसी XYZ फील्ड में काम कर रही है और सब्सिडरी 2 किसी ABC फील्ड में काम कर रही है। तो कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्सिडरी का कोई प्रोडक्ट इसने सब्सिडरी 1 को बेचना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो जो प्राइस ये यहाँ पे चार्ज करेगा ना, उसी को क्या बोल देते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। सिंपली कहने का मतलब,
अगर एक सब्सिडरी कंपनी गुड्स और सर्विसेज अपनी किसी दूसरी सिस्टर कंपनी को सेल करने की कोशिश करती है तो जो प्राइस चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आंसर हो जाएगा ए। इट अकर्स whenever two subsidiaries companies which are part of the same multinational group trade with each other। तो जो भी उसके रिगार्डिंग होता है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सीपीआई एंड जीडीपी डिफ्लेटर। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये भी, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, आप नोटिस करो सीपीआई की जब हम बात करते हैं ना, हम अक्सर बात करते हैं कि हाँ सर हमारे पास एक क्या होती है, एक बास्केट ऑफ गुड्स होती है, ठीक है, एक बास्केट होती है, उसका हम देखते हैं कि इनके प्राइस बढ़े कम हुए, ये क्या चीजें हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि जो फूड का वेटेज है ना सीपीआई के अंदर काफी अच्छा खासा है। तो ये चीजें अगर आप नोटिस करोगे तो सीपीआई किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक बास्केट ऑफ गुड्स के ऊपर। उन बास्केट ऑफ गुड्स का अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा कम होगा उस हिसाब से चीजें चेंज होती रहेंगी, बिल्कुल। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर की, तो आप जानते हो इसका मीनिंग क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर का होता है नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका, बिल्कुल। तो यहां पर आप नोटिस करो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी के अंदर आप क्या लेते हो, जीडीपी के अंदर आप लेते हो क्या चीजें लेते हो, जीडीपी के अंदर आप बेसिकली जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीजें बनी हैं उनको लिया जाता है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। वेयर है सीपीआई के अंदर तो आप एक बास्केट ऑफ गुड्स लेते हो जिनके वेट हमारे पास फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट अगर आप नोटिस करो, सीपीआई कवर एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, नहीं, बिल्कुल गलत है। जीडीपी देखता है कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड प्रोड्यूस हुई उसको देखता है। वेयर एज सीपीआई क्या करता है, सीपीआई बास्केट देखता है। तो यहाँ पर हुआ पता क्या, स्टेटमेंट इंटरचेंज कर दी। सीपीआई में क्या होता है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीडीपी के अंदर क्या होता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इकोनॉमी के अंदर हो रही हैं उनको इंक्लूड करता है। तो स्टेटमेंट वन उल्टा था इसलिए स्टेटमेंट वन गलत हो गया। अब देखो सीपीआई इंक्लूड्स प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, खुद सोचो क्या इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूड होंगे, बिल्कुल। यहाँ पे बास्केट ऑफ गुड्स है ना, वहां पे ये थोड़ी देख रहे हैं कि इंडिया में कितनी प्रोडक्शन हुई वहां पे कितनी हुई, नहीं, यहाँ पे इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूड होती हैं। वेयर जीडीपी डिफ्लेटर का, जीडीपी की तो फुल फॉर्म यही है कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो जो चीजें प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ पर क्या इंपोर्टेड गुड्स आएंगी, नहीं सर नहीं आएंगी, इंडिया की टेरिटरी है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर प्राइसेस इंपोर्टेड गुड्स के नहीं इंक्लूड होते, वेयर सीपीआई के अंदर होते हैं। तीसरा, जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वेट कांस्टेंट होते हैं, नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर में तो जो जो चीजें जैसे प्रोड्यूस होती रहेंगी ज्यादा उस हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती रहेगी। पर सीपीआई के अंदर बास्केट ऑफ गुड्स जो होती है उनकी वेटेज तो फिक्स होती है। तो यहां पर भी क्या हुआ, इन्होंने उल्टा कर दिया, वेट कांस्टेंट किसमें होते हैं, सीपीआई के अंदर, जीडीपी डिफ्लेटर में प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो उस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। लॉजिक पता होता तो आसानी से आंसर को सॉल्व कर पाते। तीसरा क्वेश्चन, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मीनिंग सिंपल होता है, ठीक है। इसका देखो थोड़ा फॉर्मूला टेक्निकल है, दरअसल में होता क्या है, एबिट अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। पर एबिट वगैरह नहीं भी पता कोई बात नहीं, आप सिंपल ऊपर लेके चलो कि मान लो प्रॉफिट की बात हो रही है, ऊपर है प्रॉफिट कितना आपने कमाया, नीचे है कितना आपने मान लो किसी से लोन लिया था ना, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा अगर किसी से लोन लिया। तो आप खुद सोचो, ऊपर क्या है इसके, प्रॉफिट कितनी आप कमा रहे हो, नीचे है कितना आपका खर्च किसी को किसी से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट रीपे करने में जा रहा है, ये होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये हमें हेल्प करता है कि कितना रिस्क है किसी फर्म को, बिल्कुल। अगर हम ये चीज देख पाए कि हाँ यार इसका प्रॉफिट अच्छा खासा है और इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कम है, तो हम डेफिनेटली बोल पाएंगे ना कि यार ये तो अच्छी काम है कि प्रॉफिट अच्छा आ रहा है पर पैसा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस देना है वो कम है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड मान लो किसी का प्रॉफिट कम है पर उसको जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा देना है, तो डेफिनेटली उसकी सिचुएशन क्या होगी, खराब। तो इसलिए हमें इससे डेफिनेटली पता लग जाता है। फिर हमारे फ्यूचर लोन के अंदर भी, ठीक है ना, इमर्जिंग रिस्क भी हम पता लग जाते हैं, तो ये बात भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, जितना कह रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा होगा उतना ही उसकी सिचुएशन खराब होगी, क्या ऐसा है, नहीं। अगर सोचो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा कब होगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा तब होगा जब उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, बेसिकली न्यूमिनेटर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, तभी होगा ना इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज्यादा, बिल्कुल। तो अब आप नोटिस करो, प्रॉफिट ज्यादा है और इंटरेस्ट के ऊपर जो खर्च करना है वो कम है, क्या ये अच्छी सिचुएशन है, बिल्कुल भैया बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो ये वर्स नहीं है, इट इज द बेस्ट, मतलब उतनी अच्छी सिचुएशन उसकी होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। थोड़े से टेक्निकल कॉन्सेप्ट थे बट ट्रस्ट मी अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप इनको आसानी से कर लोगे। 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ अगले वाले वीक के लिए, मेक श्योर कि आप इनका क्वेश्चन मुझे, इनका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। पहला क्वेश्चन है आरसेप के रिगार्डिंग, ठीक है, थोड़ा बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, फिर नेक्स्ट वीक में आपसे डिस्कस कर लूंगा। दूसरा क्वेश्चन है
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ना और कोशिश करना आंसर करने की। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा इसके रिगार्डिंग, ये भी मैं आपके साथ अगले वीक में डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑडियो का आई होप शायद इशू हो सकता है, रीजन बिंग मैं कहीं और से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट वीक ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।